राना शमीम अदालत में आज भी पेश हुए। तौहीन अदालत का मामला आगे बढ़ रहा है। जो इस तरह की खबरें होती हैं उनको बड़ा सेंसिटिव डील किया जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। राना शमीम अदालत में आज भी पेश हुए। तौहीन अदालत का मामला आगे बढ़ रहा है। 7 जनवरी को अब फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। 7 जनवरी की तारीख दे दी गई है, यानी वाज़े तौर पर अभी तक अदालत मुतमईन नहीं हो सकी कि जनाब ये जो हलफनामा था ये अदालत के खिलाफ नहीं था, ये मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के खिलाफ नहीं था, ना इसका छापना कोई ऐसा कदम था जो इदारे के खिलाफ हो, जजेस के खिलाफ हो। इंसाफ में रुकावट डालने के लिए ऐसा नहीं किया गया, ये साबित नहीं अभी तक किया जा सका। तो लिहाजा अब 7 जनवरी की तारीख दे दी गई है। आज अदालत में बहुत अहम रिमार्क्स भी सामने आए हैं, इसी से हम आगाज़ करेंगे। गुलाम रज़ा साहब मेरे साथ हैं। गुलाम रज़ा साहब, ये मामला आगे बढ़ रहा है। एक बड़ी दिलचस्प बात ये सामने आई है कि चीफ जस्टिस अतरम निल्ला साहब ने रिमार्क्स दिए हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने, कि वैसे तो बरतानवी अदालतों में भी कहा गया कि सोर्स जाहिर करो ऐसे मामलात में, लेकिन ये अदालत ऐसा नहीं करेगी। तो अगर अदालत ये नहीं कहती तो फिर क्या समझ आ सकेगी इसके बगैर कि किस मकसद के लिए यह हलफनामा सामने लाया गया या छापा गया, क्यों दिया गया? इसके बगैर तो समझ ही नहीं आ सकेगी असल में पीछे इसके है कौन। बहुत शुक्रिया साम साहब, बात आप बिल्कुल दुरुस्त है। और ये चीज कहना कि सोर्स जो है वो इस हवाले से नहीं पूछा जाएगा तो मीन्स इसका तो फिर यही साफ मतलब नजर आ रहा है कि नहीं पता चलेगा कि ये किसने लीक किया और कहां से कहां तक पहुंचा, क्योंकि राना शमीम जो है वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। अदालत में भी आज उन्होंने दोहराया, बताया कि इसको मैंने लीक नहीं किया बल्कि मैंने ये पर्सनल पर्पस के लिए ये बनाया था और मैंने अपनी वाइफ की जो ख्वाहिश थी उस पे ये बनाया था। तो इसमें अब बात ये है कि फर्द जुर्म फिर किस पर आयद की जाएगी, क्या को प्रूफ किए बगैर ही फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी या ये एहतियात बरती जा रही है कि जो पहले से सजा याफ्ता हैं या जिनकी जानिब से शक जाहिर हो रहा है कि उनकी तरफ से लीक किया गया है कि उनको शामिल न कर लिया जाए इसमें तौहीन अदालत में। और फिर जाहिर है अगर इस तरह से चीजें चलती हैं तो ये केस डे बाय डे ये आगे जाएगा, बढ़ेगा और बहुत से जो पर्दा नशीन है उनके नाम भी इसमें आएंगे। एटलीस्ट वो 3-4 किरदार तो लाजमी आने चाहिए जिन्होंने ये लीक किया और यहाँ तक पहुंचा फिर छपा। तो ये जजेस की इंटेग्रिटी का मामला है। हाई कोर्ट इस्लामाबाद के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के ऊपर बात आई है, तो इसका वैसे ये है कि इसका सामने आना चाहिए जो भी सच है इस हवाले से। अच्छा तो सब ये एक अजीब हमारे मुल्क में ये है, ये आम चीज़ है कि चीज़ों को मैनेज करना, जिस तरह मीडिया को मैनेज करना है जी, तो आपने बजाय इसके कि अपना कोई खबर छप गई है तो उसके वाले से आप फैक्ट्स सामने लेकर आए, आप करेंगे कि इदारे को हम मैनेज कर लेते हैं, वहाँ पर चले जाएं। इसी तरह से ये हमारे यहाँ रिवाज बन गया कि अदालत का एक मामला है तो उससे बाहर ही उसको मैनेज किया जाए। हम क्या कर सकते हैं अपने हक में, यानी बाहर रहते हुए। मैं वैसे जनरल बात कर रहा हूँ कि अच्छा जी कोई वकील के तहत हम कुछ जज साहब को कुछ कर लें, कुछ और कर दें, बाहर कुछ ऐसा कर दें। अगर पॉलिटिक्स का हमारा बैकग्राउंड है तो हम पोलिटिकली उसको पोलिटिसाइज कर दें केस को। ये यही लगता है कि इसी तरह से पीछे ये सारी कहानी को घड़ी गई है कि उस तरह से चला जाए और फिर इसका शायद इन्फ्लुएंस केस पर आएगा, जो केसेस लगे हुए हैं अदालतों में। केसेस के ऊपर तो इन्फ्लुएंस देखें नहीं आ सकता। हर दौर में और हर चीफ जस्टिस के अपने जो वक्त होता है उसका, उसमें अदालतें जो हैं वो अपने अपने हिसाब से काम करती हैं। जिस तरह चीफ जस्टिस चलाते हैं अदालतों को, जिस तरह से रोस्टम बनाते हैं, उस तरह से अदालतें काम करती हैं। तो इस हवाले से भी ये जो सूरत हाल है इसमें भी हमें पता चला इस हवाले से कि जस्टिस अतरम निल्ला साहब जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, उनका अदालत को चलाना, उनका रोस्ट्रम बनाना और केसेस को लगाना वो डिफरेंट है उन तमाम जो इससे पहले चीफ जस्टिस साहबान गुजरे हैं
तो उनको वाकईतन इस बात की तकलीफ है कि ये उनके जजेस के ऊपर बात की गई है, उनके जजेस का नाम लिया गया है इस सारे सिनेरियो में। लेकिन हम अगर देखें तो वो जो बात कल ही की थी कि हमने 2 हफ्ते बाद जो जमानत मंजूर कर ली थी, तो क्या हमने भी किसी के जेर असर रहकर की थी? यानी कि वो बड़ा अहम सवाल उन्होंने उठाया कि ये ऐसा तो नहीं कि आपको तबाह हो गई और आगे से आपको रिलीफ नहीं मिला, आपको रिलीफ भी मिल गया उस हवाले से। तो बिल्कुल, फिर तो कल को कोई भी शख्स कुछ भी कह सकता है कि जी इनको रिलीफ अगर मिलता है तो भी इन्फ्लुएंस किया जाता है। अब अतर मन्निल्लाह साहब के हवाले से हमें वकला तहरीक का माजी भी नजर आता है। ये उन जजेस में से हैं कि जिन पर किसी ने कभी इस तरह से कोई उंगली नहीं उठाई। मिसाल के तौर पर नून लीग के खिलाफ अगर कोई जजेस केस सुनते हैं तो हमने देखा कि जी माजी है, ये 5 जज नहीं सुन सकते, ये PCO वाले जजेस हैं, कभी कोई इल्ज़ाम कभी कोई, आप जिस तरह हम साकिब निसार साहब के हवाले से देख रहे हैं, ये खबरें भी आई कि एक वक्त में ये बात हो रही थी कि इनके खिलाफ यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाया जाए, तो फिर किसी ने मियाँ साहब को मशवरा दिया ये ना करें, ये सब होता रहा। लेकिन अतर मन्निल्लाह साहब पर पूरी तरह से ट्रस्ट सब लोग करते हैं और यही वजह है कि कोई उनके खिलाफ उनके किरदार के हवाले से नहीं बात करा और उन्होंने इस चीज़ का नोटिस लिया। लेकिन एक अजीब बात यह है कि इससे नून लीग ने हमेशा कहा कि जी अब ये आ गया एफिडेविट, अब तो मियाँ साहब के खिलाफ केस खत्म कर देने चाहिए कि ये सब इन्फ्लुएंस थे। लेकिन राना शमीम साहब अंसार अब्बासी साहब के खिलाफ बात करते हैं कि जी इन्होंने छापा, मैंने छपने के लिए दिया नहीं था, मैंने ये नहीं किया, छपने के बाद इन्होंने मुझसे पूछा। अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि राना शमीम साहब झूठ बोल रहे हैं। यानी जो 2 अहम इसमें पार्टीज हैं वो एक दूसरे पर झूठा होने का इल्ज़ाम लगाती हैं। और इसी दौरान मुस्लिम लीग नून की तरफ से कहा जाता है मरीम साहबा कि जनाब ये जो सारा सिनारियो है इसमें तो हम सुरखरू हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि ये दोनों झूठे हैं, यानी एक बंदा कह रहा है दूसरा झूठा है, दूसरा कह रहा है पहला झूठा है, और ये एक दूसरे को झूठा कहने वाले के बारे में जो चीज़ सामने आई उस पर वो कह रहे हैं हमें रिलीफ दे दो। ऐसा तो मुमकिन नहीं है और ये बात, इस चीज का बयानिया बनाना भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि हमें इस पर रिलीफ दिया जाए। अब सब कुछ वाज़ेह हो गया, सब कुछ केसेस जो खत्म हो गए, जो शवाहिद मौजूद होते हैं उनकी बुनियाद पर अदालतें फैसले करती हैं। वो शवाहिद के लतीफ़ अफरीदी साहब तहरीक का एक बड़ा नाम है और अतर मन्निल्लाह साहब ने भी बड़ी उनकी इज्जत की है और शुरू में उनसे भी पूछा गया अतर मन्निल्लाह साहब की जानिब से कि जी आप बताएं कि जो कुछ ये छापा जा रहा है क्या ये अदालतों की तौहीन नहीं है। लेकिन लतीफ़ अफरीदी साहब क्योंकि राना शमीम साहब के वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि जी कोई इसमें तौहीन नहीं दी, उन्होंने छपने के लिए दिया ही नहीं था, ये तो उन्होंने अपनी मरहूम अहलिया की एक ख्वाहिश के मुताबिक दिया था कि आपको इस तरह से करना चाहिए, इसलिए उन्होंने 3 साल के बाद ये कर दिया। और इसमें एक और अहम पहलू ये नज़र आ रहा है कि जी ये कोई तौहीन अदालत हो नहीं सकती क्योंकि अदालत इस तरह के मामलों में मुआफ़ कर देती है। तो ये जो गुलाम साहब कमेंट है लतीफ़ अफरीदी साहब का कि जी इसमें शायद उन्होंने हवाला दिया फिरदौस आशिकवान साहिबा के खिलाफ भी तौहीन अदालत का मामला था, उन्होंने कहा जी अदालतें मुआफ़ कर देती हैं, तो वो इस चीज़ पर चल रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि वो फैक्चुअली शायद उस पर नहीं जाएंगे, वो एक रहम की अपील की तरफ जाएंगे कि जी जो हो गया छोड़ें, इसको माफ़ी मिल जाएगी। क्या आपको लगता है कि ये अप्रोच ठीक है? इतनी आसानी से इसमें अतर मन्निल्लाह साहब जो हैं वो दरगुजर कर देंगे, कहेंगे अच्छा चले मुआफ़ किया? अच्छा, लतीफ़ अफरीदी साहब का कद काठ बहुत बड़ा है और उनकी खिदमात भी जुडिशरी के लिए बहुत ज़्यादा है। उनकी जानिब से इस तरह की बात का किया जाना जो है वो अहमियत का हामिल है। और तमाम जजेस साहबान वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हों, पेशावर हाई कोर्ट हो, सिंध हाई कोर्ट हो या लाहौर हाई कोर्ट हो, वो तमाम के तमाम जो जजेस इनमें मौजूद हैं उनमें दर्जा अतम उनका एहतराम मौजूद है। तो उनकी जानिब से इस तरह की बात किए जाना एक इशारा ही है कि शायद बात इस तरफ बढ़ रही है और इसका जो एंड रिजल्ट है वो जाएगा एक माफ़ीनामे की जानिब और एक ऐसे रिग्रेट की जानिब के हमें बड़ा अफसोस है कि अगर इस तरह से अदलिया की हरफ आया है तो हम इसकी माजरत करते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल की तरफ जा रही है। तौहीन अदालत की कार्रवाई देखिए अगर करनी भी है तो उसके लिए तहकीकात होनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा ये बताएं क्योंकि गुलाम साहब आपका बड़ा तजर्बा है अदालती मामलात को, आपने रिपोर्ट भी किया है माशाल्लाह, ये बताएं कि ये जब जस्टिस साहब की तरफ से पूछा जाता है कि जी अगर अदालत में हाई प्रोफाइल केस चल रहा है और कोई चीज़ उस पर असरअंदाज हो सकती है, बल्कि उन्होंने कहा है कि हलफनामा, कोई हलफनामा ऐसा हो जो असरअंदाज हो सकता है, तो क्या आप उसको छाप देंगे? और क्या आपका अखबार इस्तेमाल किया जा सकता है? अगर कोई शख्स चाहता है कि कोई हलफनामा वो छापना चाहता है तो आपके अखबार को इस्तेमाल कर सकता है?
तो रेजिडेंट एडिटर आमिर गौरी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, काबिल एहतराम है, उन्होंने कहा जी हमें मफाद आमा को देखना है, ये देखना हमारा काम नहीं कि दस्तावेज़ात दुरुस्त है नहीं। आप बतौर रिपोर्टर, एक सीनियर सहाफ़ी, क्या आप ये चीज़ें नहीं देखते कि कोई चीज़ आप जो छापने जा रहे हैं वो दुरुस्त है या नहीं है? बस किसी ने कह दिया, उससे पूछ लिया हाँ जी उसकी है तो बस छाप दी, क्या इस तरह होता है? ऐसा नहीं होता। बुनियादी तौर पे जो भी आपके सोर्स होते हैं, आपको अरसा दराज से ज़ाहिर है जो भी आपको ख़बरें प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात उनकी जानिब से भी प्ले किया जाता है। ये भी होता है वो ऐसी कोई चीज़, क्योंकि सारी ज़िंदगी आप जिनकी ख़बरों के साथ चल रहे हो, वो कोई ऐसी चीज़ आपके हाथ में पकड़ा दें और आप उसको फौरी तौर पे आप, लेकिन सहाफ़ती इक़दार जो है वो इस तरह से तो नहीं है। और जब इस तरह की चीज़ें चल रही हों, ख़ुसूसी तौर पे पॉलिटिकल केसेस में या कोई अदलिया की आज़ादी के केसेस में या आज़ादी सहाफ़त के केसेस में, जो इस तरह की ख़बरें होती हैं उनको बड़ा सेंसिटिव डील किया जाता है। इसको हम ये कोई इनोसेंसी तो नहीं इसको हम कह सकते कि ये इनोसेंसी है। अगर आप बतौर जर्नलिस्ट बात करते हैं तो जर्नलिस्ट के पास डॉक्यूमेंट आ जाए और डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हो और वो डॉक्यूमेंट की फिर तस्दीक की ज़रूरत नहीं होती, ना उसके ऊपर किसी क्रॉस वर्जन लेने की कोशिश की जाती है। क्योंकि अगर आपको ये इल्म है कि आपके पास मौजूदा दस्तावेज़ात बिल्कुल दुरुस्त हैं तो वो आप कर दें। अब उनके इस हवाले से तो ये बात दुरुस्त नज़र आती है कि उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपी थी और डॉक्यूमेंट को उन्होंने डिनाई नहीं किया। अब ये लेकिन एक मसला यहाँ आया, इमाम साहब सही फरमा रहे कि वहां पर एक ऐसे जज साहब का नाम दर्जा उसमें, वो कहते हैं हमने छापा नहीं, लेकिन उसके बाद तो अतुल्लाह साहब ने कहा जी ना छाप के तो आपने पूरी जुडिशरी को, इस्लामाबाद के तमाम हाईकोर्ट के जजेस को मशकूक कर दिया। फिर उन जज साहब का नाम और फिर यानी वो केस सुन रहे हैं, अभी भी केसेस सुन रहे हैं और जिन केसेस का हवाला दिया जा रहा है मियां नवाज मरियम के, वो केस आज भी हैं। तो मामला यहाँ से ज़्यादा संगीन होता है। साकिब निसार के हवाले से तो ऑडियो चल रही हैं, दीगर मामला चल रहे हैं, वो भी अदालत में लाने की कोशिश की गई, वो एक सेपरेट मैटर है। लेकिन एक सर्विंग जज पर आप कहें कि वो इन्फ्लुएंस हो गया और आप ये चीज़ छाप रहे हैं, हेडलाइन ये लगा रहे हैं कि वो जजेस जो हैं जनाब वो इन्फ्लुएंस्ड हुए थे और फिर ये फैसला आया, आपने वो हेडलाइन ही वो बना दी और ये पढ़ने का कहा गया। मामला तो यहाँ से ख़राब हो रहा है। और फिर वही बात अतुल्लाह साहब ने कहा कि जी वो तो ज़मानत भी मिली है, कल को फिर कोई भी कह देगा कि ज़मानत भी इन्फ्लुएंस में मिली है। एक दफ़ा अगर ये बदनामी हो गई तो फिर किसी का भी एतबार नहीं रहेगा कि जनाब पता नहीं किसने क्या कहा और उसके मुताबिक जज ने फैसला दे दिया। इसलिए मेरा ख्याल है ये बड़ा सेंसिटिव मामला है और ये साबित करना पड़ेगा राना शमीम साहब को अपनी हद तक कि जी ये तो जो बात उन्होंने लिखी हलफनामे में वो हर बर्फ सच है। अब ये कैसे वो साबित करेंगे, मुझे ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि उन्होंने तो फ़ोन नहीं सुना कि दूसरी तरफ जो शख्स थे वो कोई जज साहब ही थे, ऑडियो उन्हीं की थी, उन्होंने तो ऑडियो में नहीं सुनी ना उनको पता है कि नंबर उनका था या नहीं था, तो वो ये तो साबित नहीं कर सके। उसामा गाजी साहब, इसमें जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे ना उतना केस उलझता जाएगा। इसमें फिर ये भी करना पड़ेगा कि मियां साकिब निसार साहब को उनके फ़ोन को और उनकी मूवमेंट को वो भी आपको उसमें शामिल करना पड़ेगा। तो फिर तो ये एक ट्रायल किस्म की कुछ चीज़ और नीचे भेजना। और राना शमीम साहब का भी फोन जो है सारा डाटा वो भी शायद निकलवाना पड़ जाए, फिर तो ये वो भी किस क्या क्या बातें होती रही। जी बिल्कुल, वो तमाम चीजें फिर इसमें आएंगी। तो अदालत जो है वो नोटिस, तो मैंने पहले दिन ही कहा था कि नोटिस तो ले लिया है, लेकिन ये तमाम लोगों के गले की हड्डी बन जाएगा। तो ये तो ऐसा नजर आ रहा है, अब समझ नहीं आ रही कि किसको किस तरह करें। अच्छा आखिरी सवाल, चूंकि हमने अगली खबर पर जाना है, मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से वो शेर आया वो पता नहीं कब आया, उस पर बात करनी है। एक बड़ी ज़बरदस्त बात की अटॉर्नी जनरल ने, उन्होंने कहा कि जी मान लें राना शमीम साहब के वो इस्तेमाल हुए और माफ़ी मांग ले तो मैं भी कहूँगा कि कार्रवाई ना करें। तो ये एक बहुत बड़ी ऑफर नहीं है आपके ख्याल से? और अगर अटॉर्नी जनरल ये कह देंगे, वो एक प्रोसिक्यूटर के तौर पर शायद इसमें काम करें, तो फिर मजीद माफ़ी की गुंजाइश बन जाती है। अगरचे ये नोटिस तो चीफ जस्टिस साहब ने लिया हुआ है, तरमनेला साहब ने। ना तो अटॉर्नी जनरल साहब इतने सादे हैं और ना ही उन्होंने इतनी सादी बात की है, और ना ही राना शमीम साहब जो हैं वो इतने सादे हैं कि फौरी तौर पे उनकी बात जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। ये जो कहा गया है, बुनियादी तौर पे अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं सारा कुछ कि कहाँ से किधर से और कैसे हुआ, तो फिर तो आपको सजा के आप काबिल हो जाते हैं। अदालतों के पास, मैंने पहले अर्ज किया था कि मतलूब या मौजूद शवाहिद की बुनियाद पे अदालतें फैसले करती हैं, और जो शवाहिद अगर गुलाम साहब लग रहा है कि ये 7 जनवरी तक नहीं मामला रहेगा, अभी काफ़ी आगे चलेगा
और बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में कई दफ़ा राना शमीम साहब के बेटे बात कर चुके हैं कि उनके वालिद साहब बड़े सीनियर वकील भी रहे हैं, जज भी रहे हैं, तो उनको भी पता है कि सारे अदालती मामला कैसे होते हैं, किस तरह से आगे चलते हैं। तो लगता यह है कि मामला भी काफ़ी दिन चलता रहेगा और ये इसी तरह से इस पर बात होती रहेगी। अब एक और मामला जो बड़े दिनों से चल रहा है, पता नहीं कब तक चलता रहेगा, वो है मियां नवाज शरीफ की वापसी का। गुलाम साहब, ये हर हम देखते हैं कि पता नहीं साल 6 महीने गुजरते हैं तो एक ये बात उभरती है, कभी कोई डील हो रही है, मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। अब मियां साहब कह रहे हैं कि इस तरह की बात ना करो, जबकि उनके लीडर्स खुद बमांगे दौल कहते हैं कि जी ये दिसंबर को आ रहे हैं। मियां जवेद लतीफ़ कोई ना कोई स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, फिर उसको क्लियर नहीं किया जा रहा होता। मरियम भी उसकी तायद इस तरह से कर देती है कि जी आज ही आ सकते हैं वो, तो आप ज़मानत दे दें तो वो आज आ जाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी अगले साल लाजमी आएंगे, लेकिन मैं तारीख का नहीं कह सकता। अब मियां साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई बस कर दो, कोई डील का तासुर ना दो, मेरी तारीखें ना बताओ, बस जल्द आना चाहता हूँ, जल्द आना चाहता हूँ, इस तरह की बात कर लें। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हम तो जल्दी लाना चाहते हैं, बरतानवी हुकूमत से हम बात कर रहे हैं, इस पर कोशिश कर रहे हैं। फिर शहबाज गिल साहब ये कह चुके हैं कि ये सारा ड्रामा रचाया जा रहा है, इनका मामला वहाँ से ख़त्म होने वाला है, अपील में ये हैं, होम ऑफिस ने इनको इजाज़त दी नहीं वहाँ पर मजीद स्टे की, तो अभी अपील में है, अपील रिजेक्ट हो जाएगी, तो इस वजह से कह रहे हैं कि इनको बेदखल किया जाएगा। तो वो बताना चाहते हैं मैं तो खुद आ रहा हूँ, बेदखल नहीं किया जा रहा। लेकिन शायद शहबाज गिल साहब की भी बात इसलिए इतनी दुरुस्त नहीं लगती कि उसके बाद भी आगे फोरम तो मियां नवाज शरीफ साहब के पास मौजूद है। देखिए, अभी तक कोई ऐसी हिस्ट्री बरतानिया की नहीं है कि वहाँ से किसी भी सियासी शख्स को, वो पाकिस्तान का हो, लबनान का हो और मिस्र का हो या कोई भी दुनिया के लोग सारे जाके वहाँ पनाह लेते हैं, बैठते हैं, अपने उनके मुल्क ममालिक में कैसे चल रहे होते हैं। वो सारी अशारिया का समझे आप गढ़ है, लेकिन वहाँ से कोई किसी को डिपोर्ट या किसी को इस तरह से बाहर नहीं निकाला गया। और मियां नवाज शरीफ के तो खासे ताल्लुकात भी हैं वहाँ पे तमाम तरह हुक्मरानों से। तो ये कहना कि जी इस वजह से उन्होंने या ये अपील ली है या इस तरफ वो जाएंगे, उन्हें फौरी तौर पे तो कोई मुल्क छोड़ने के लिए, बरतानिया छोड़ने के लिए नहीं कहेगा। लेकिन ये आप बिल्कुल बात दुरुस्त है कि यहाँ पे जो इनके पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के जो लोग हैं, वोटर्स हैं, उनके लिए ज़रूर ये एक ऐसी चीज़ बनाई गई है ताकि बल्दियाती इंतखाबात, जिस तरह से कल भी हमने जिक्र किया कि बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, उनको कोई ना कोई तो ऐसा लॉलीपॉप देना है कि मियां साहब इधर ही हैं, मियां साहब आपके साथ हैं, मियां साहब आ जाएंगे और मियां साहब को आप वोट दें। क्योंकि वोट बैंक बुनियादी पाकिस्तान मुस्लिम नवाज में मियां नवाज शरीफ का ही है। तो इस एतबार से ये कोशिश की जा रही है। और बात तो जो बाकी बातें हैं वो भी राब्ते तो मियां साहब के बहाल हैं और हो रहे हैं, डे बाई डे उनके राब्ते होते जा रहे हैं। और जब तक ये मुकम्मल तौर पे राब्ते नहीं हो जाएंगे और तमाम चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन नहीं हो जाएंगी, तो उस वक्त तक तो मियां साहब सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो आएँ। और वो आके आपको पता है कि जेल भी जाना पड़ेगा, बहुत सारे काम जो हैं वो इस तरह की करने पड़ेंगे। लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन शायद बन रही है, ये आपको खबर के तौर पे कि इस्लामाबाद में कुछ शायद ऐसी सिचुएशन बन रही है कि शायद उस वक्त फिर आम माफ़ी का ऐलान हो जाए या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कुछ उनके लिए अनाउंसमेंट हो जाए, जो फैसला उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान में हर चीज़ किसी भी वक्त मुमकिन है। तो ये सूरत हाल इस तरफ जाएगी और वो आएंगे तो सही, जाहिर है कि बाहर जाते हैं कितना अरसा के लिए, अगर आप देखें तो कौन से अदालत से हो सकता है और तो कोई हल नहीं है। या तो हुकूमत मिलेगी तो पार्लियामेंट से फिर वो कानून साजी कराएं। वो जो बार काउंसिल की एक हम सुन रहे हैं कि एक दरख्वास्त तैयार हो रही है, ये उसी के थ्रू उनको एक तो नाअहली खत्म होना या उसका वक्त तयन होना वो, और दूसरा जो अपील चल रही है वो तो इनकी वापसी पर ही सुनी जा सकती है, उसके बगैर तो नहीं हो सकता। और वो सुनी जाएंगी तो फिर ही उससे रिलीफ मिल सकता है। तो इसके लिए उनका वापस आना, सरेंडर बिफोर द कोर्ट, उसके बगैर तो वो चल ही नहीं सकता केस आगे। तो जेल तो वो हर सूरत जाना पड़ेगा उनको। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि वो आएंगे तो उन्हें जो उनके केसेस हैं उन केसेस में तो उन्हें अपीयर होना पड़ेगा। और पहले तो जिस तरह आपने फरमाया कि सरेंडर बिफोर द कोर्ट, वो पहले सरेंडर करेंगे, फिर उसके बाद लेकिन गुलाम साहब
उनको गारंटी तो नहीं हो सकती है, अदालतों की तरफ से कोई भी कुछ भी हो सकता है, सरेंडर करके उनके हक में भी फैसला आ सकता है, उनके खिलाफ भी जा सकता है, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी है, वहाँ से भी पता नहीं क्या होगा। अगर यहाँ से हक में आ जाता है तो आगे भी फिर हुकूमत अपील में जाएगी। तो मियाँ साहब ये तो आप भी जानते हैं, हमें भी पता है कि वो जेल जाने के लिए कभी नहीं, उनको तो गारंटी चाहिए होगी किसी ना किसी की कि मैं इतने वक्त के लिए रह लूँगा, इसके अलावा इससे ज़्यादा नहीं मैं रह सकता, मैं पहले ही बड़ी बर्दाश्त करके गया हूँ यहाँ से जेल और मजीद नहीं, तभी तो वो निकले हैं, वरना आज वो पता नहीं क्या होता कि 2 साल से मियाँ साहब जेल में हैं, देखें उनका कद काट और यहाँ से रिलीफ मिल जाता तो वो एक दिन भी जेल में नहीं गुजार सकते, वो तब तक नहीं आएंगे। तो ये गारंटी उनको कोई दे सकता है क्या? गारंटी तो आप जानते हैं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में ये हमेशा से रहा है कि जब भी कोई पार्टी आती है उसका कोई ना कोई गारंटर ज़रूर होता है, और इक़्तिदार, शरीकत इक़्तिदार जो होती है, शराकत इक़्तिदार, उसमें बगैर गारंटियों के तो कभी कोई ना तो यहाँ भी ना हो जाए मियाँ साहब के साथ, तो बुला के फिर काबू कर लिया जाए। नहीं, वो हालात नहीं है, वो हालात नहीं है। तो आप देखें ना कि मुशर्रफ साहब से ज़्यादा सख्त आदमी कोई नहीं था, और उस ऐसा निज़ाम भी किसी के पास नहीं था। लेकिन आप ये देखें कि मुशर्रफ साहब ने भी रातों रात की तारीकी में उनको निकाल दिया, तो ज़ाहिर है कितनी मजबूरियां होंगी मुशर्रफ साहब की। अच्छा, और साहब ये समझाएं कि उसमें वो जो एग्रीमेंट 10 साल का था जिस पर मियाँ साहब ये सब कहते रहे हम लिख कर नहीं दिया, फिर सऊदी अरब की तरफ से बाकायदा सरकारी तौर पर उनका बयान आ गया कि जी हाँ जी बिल्कुल हम गारंटर थे और ये दस्तखत किए गए थे, 10 साल का मुआहदा था, इन्होंने तोड़ा है और 10 साल से पहले इन्होंने वापसी की है। अब उसके बाद तो मौके बदल गया कि जी वो तो हम पर दबाव था, ये था वो था, लेकिन उसको निभाते रहे और सऊदी अरब की गारंटी बीच में शामिल करके उनकी मेहरबानी भी थी और उनके पास जाकर रहती भी रहे। तो ये मियाँ साहब के लिए इतना ज़रूरी क्यों है कि वो होंगे तो तभी लोग कारकुन, क्या वो कारकुनों की तरबियत ही प्रो एस्टैब्लिशमेंट हो चुकी है कि वो समझते हैं कि यार अगर हमें जीत के आसार नज़र आ रहे होंगे तभी हमने एक्टिव होना है, मियाँ साहब आएंगे तो हमने एक्टिव होना है, यानी मियाँ साहब बाहर हैं तो हम उनके खातिर इक़्तिदार लेने की कोशिश करते हैं और उनके लिए रास्ता बनाएंगे, ऐसा नहीं है। तब भी वो आए थे 2008 के इलेक्शन से पहले, तभी मोमेंटम बना था। तो मियाँ साहब के बगैर मोमेंटम नहीं बन सकता, जबकि उससे पहले एक दफ़ा उन्होंने कोशिश की थी, फिर वापस भेज दिया गया था उनको, फिर वो दोबारा आए, तब तक मुशर्रफ साहब बड़े कमज़ोर हो चुके थे। तो ये मियाँ साहब अगर वापस नहीं आते तो आपको लगता है कि 2023 के इलेक्शन में नून लीग फिर भी परफॉर्म कर जाएगी? नून लीग की परफॉर्मेंस तो हो जाएगी, लेकिन कोई इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं होगी जिसको बहुत ज़्यादा हम अहमियत दे सकें या वो शराकत इक़्तिदार में अपना हिस्सा भरपूर ले सकें, क्योंकि वोट को देखें, ये करिश्माती शख्सियात होती हैं कुछ ऐसी जिनके पीछे लोग निकलते हैं, जिनकी बात सुनते हैं। और ये आप अगर देखें तो भुट्टो साहब थे सबसे पहले पाकिस्तान में। अच्छा सर, ब्रेक का वक्त हो रहा है, मुझे सिर्फ बता दें, चलें ब्रेक ले लेते हैं जी। कि एक बड़ा दिलचस्प पहलू ये भी है कि मियाँ साहब को किसी ने पहले भी धक्का दिया था कि आएँ जी, आप आएंगे तो पता नहीं इलेक्शन में क्या हो जाएगा। मरीम साहब और नवाज शरीफ यहाँ आए और जेल जाना पड़ गया, उसके बाद बड़ी मुश्किल से यहाँ से जान बचा कर निकले हैं वो। ब्रेक लेते हैं, न्यूज़ अपडेट्स हैं और उसके बाद फिर बात होगी कि क्या पीपल्स पार्टी अब लाहौर जीत सकेगी। ब्रेक के बाद अब पता चला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर से मुतहरिक होती नजर आ रही है। पंजाब अगला महाज है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर यह ऐलान किया है कि 5 जनवरी से लाहौर से इस हुकूमत के खात्मे का आगाज़ कर दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी पहले भी इस तरह की बातें कर चुके हैं कि लात मार कर ये हुकूमत गिरा दूंगा, लेकिन उसके बाद उस तरह हुआ नहीं। अब इस दफ़ा क्या प्लान है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये देखा जा रहा है कि जरदारी साहब ने भी कहा है कि वो खैमा अब लगाएंगे पंजाब में, लाहौर में, और अभी इस्लामाबाद में भी उनकी मुलाकातों की चहमगोइयाँ हो रही हैं, अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि जी जरदारी साहब बड़े एक्टिव हो रहे हैं। और हालिया ज़िमनी इंतखाबात में भी माजी की निस्बत अगर देखें तो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस नज़र आ रही है, यानी सैकड़ों वोट मिल रहे थे, सैकड़ों वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल रहे थे ज़िमनी इलेक्शंस में, अब हज़ारों में तादाद चली गई है। लाहौर में बड़ा इनके लिए हौसला अफजा रिजल्ट नज़र आता है। इसी तरह से खानेवाल के इलेक्शन में, ज़िमनी इलेक्शन में भी पहले से काफ़ी बेहतर पीपल्स पार्टी परफॉर्म कर रही है। गुलाम मुर्तज़ा साहब, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस तरह होता है ना, एक ताकत समेटते हैं हर दफ़ा, चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बरसी हो, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हो, तो वो ताकत में ये बात कर रहे हैं लोगों को मुतहरिक करने के लिए। वाकई आपको लगता है कि 5 जनवरी से कोई तहरीक चलाने वाले हैं? 5 जनवरी तो आएगी, इससे पहले भी काफ़ी तारीखें उन्होंने दी हैं और ये भी तारीख उन्होंने दे दी है। मेरा ख्याल है कि ये बयानात की हद तक तो ठीक है। अच्छा। लेकिन इस तरह के माहौल में, इतनी सर्दी में, ये एक मजाक ही लगता है कि तहरीक चलेगी।
और पार्टियां, सियासी पार्टियां देखिए अपनी एक उनकी मिथ होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मिथ है ना पंजाब में, वो काफी हद तक डैमेज हो चुकी है। जब कोई भी सियासी पार्टी अपनी उस मिथ को जिसके साथ वो चल रही होती है, अपनी उस स्ट्रेटजी को या अपने नारे को, वो अगर उससे 100% उल्ट साइड पे चल पड़े तो फिर साफ अवाम को भी समझ आ रही है, अवाम फिर उससे किनारा कशी इख्तियार करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करती रही है, और शायद अगर वो कम से कम भी एक दौर ऐसा जो कि पॉलिटिक्स हो, मुफाहमत के नाम के ऊपर वाली पॉलिटिक्स ना हो, एक लोग ख्याल करते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि उनके लीडर किस पॉइंट के ऊपर खड़े होते हैं और किस पॉइंट के ऊपर वो कहीं बैठ जाते हैं। तो ये बड़ी बड़ी लोगों को अपने साथ एफिलिएट रखना बहुत बड़ा एक आर्ट है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में काफी हद तक इस मामले में लूज कर चुकी है। अच्छा। वो चंद कलेक्टेबल्स को तो साथ जरूर मिला सकते हैं और शायद वो जीत भी जाएं, लेकिन अगर कहा जाए कि एक यहाँ खबरें बड़ी गर्म हैं, इस्लामाबाद में जरदारी साहब की कुछ मुलाकातें हुई हैं, बड़ी तवील मुलाकात किसी से हुई है। तो जरदारी साहब, हालांकि उनकी तबीयत कोई बताया जा रहा था ठीक नहीं थी, शायद वो बरसी में भी शिरकत ना करते, लेकिन फिर अचानक वो आ गए। तो उसके बाद इस्लामाबाद उनका आना, मुलाकातें करना, ये इस्लामाबाद से अब उन्होंने ताकत लाहौर में लेकर जानी है, या ये हर तरफ से अपनी अपनी गेम बनाने की कोशिश है? ये गेम बनाने की कोशिश ज्यादा है, और अगर देखें बुनियादी तो नुक्ता ये है कि जड़ें अवाम में कितनी हैं। क्या फिर कोई ऐसा शख्स जो है वो लाया जाएगा या ऐसी पार्टी लाई जाएगी जो अपनी जड़ें अवाम में ना रखती हो? लेकिन कम से कम ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत चलानी तो आती है, और ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है कि टीम पास हो और चीज़ों को चला लिया जाए। तो ये सारी सूरत हाल में वो तमाम पार्टियां अपने अपने तौर पे, यानी कि जिस तरह होता है कि हर उम्मीदवार अपना अपना डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन का लेके फिर रहा होता है कि मैं भी काम कर सकता हूँ, मैं भी ये काम कर सकता हूँ, मैं इनसे अच्छा कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ज़्यादा अदराक है मुल्की सियासी जो सूरत हाल है उसका, मुआशी सूरत हाल का, बुनियादी जो दुनिया में हमारी सूरत हाल है उसका। तो वो अपना अपना सोल्यूशंस दे रहे होते हैं, लेकिन जाहिर है कि जब तक अगर तो इलेक्शंस के जरिए के से आना है तो उस वक्त तक तो सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक अवाम में आपकी से नहीं है। अवाम आपको एटलीस्ट 80% तक अवाम आपको एक्सेप्ट नहीं करते। आपकी नज़र में क्या है पीपल्स पार्टी की वापसी का? हम देखते हैं सबसे मकबूल जमात ये थी, फिर एस्टैब्लिशमेंट के थ्रू हमने देखा कि माजी में नून लीग आई, और फिर अब एक हकीकत बन चुकी है, उसने जगह बना ली। और हत्ता कि अगर आप ओवरऑल देखें तो नून लीग हमें ज़्यादा नज़र आती है पूरे पाकिस्तान में। वो ज़रूर दुरुस्त था नारा के चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर, अब वो सूरत हाल पीपल्स पार्टी की उतनी नज़र नहीं आती है, और मुस्लिम लीग नून उनकी निस्बत ज़्यादा नज़र आती है। बाकी जो खला था वो तो तहरीक इंसाफ पुर कर चुकी। अब ये पीपल्स पार्टी किस तरह से कम से कम पंजाब की हद तक, जहाँ सबसे ज़्यादा सीटें हैं, वहाँ रास्ता बना सकती है? क्या सिंध की परफॉर्मेंस को यहाँ पर वो सेल कर सकते हैं? अगर भुट्टो का नारा, बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, क्योंकि मेन उनका वो होता है, सिंध में तो उस पर वोट मिलता है, पंजाब में उसका आपको लगता है असर कम हो चुका है? क्या चीज़ है जो पीपल्स पार्टी को रिवाइवल दे सकती है यहाँ पर? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिस तरह से मैंने अर्ज किया कि रिवाइवल के लिए अगर उनके पास जिस तरह पहले इख्तियार आया था, इक़्तिदार आया था, तो उस वक्त उन्हें अच्छे फैसले जो हैं वो बहुत से वो नहीं कर पाए। मसलन मैं आपको एक छोटी सी बात करता हूँ कि तमाम मियाँ रज़ा रब्बानी साहब को सेंटर बनाना था। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मियाँ रज़ा रब्बानी को किसी भी मुकाबले के बगैर हम उसको अनअपोज चेयरमैन सेंटर बनाते हैं। उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं बनाते, हमारा ये कैंडिडेट ही नहीं है। तो अगली दफा उनको सेंटर भी मुंतखब नहीं करवाया गया। इस तरह की और एक काम नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें जहाँ पे भी बात करने की, अब फर्ज करें लोगों को तो ये है कि अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जो मुकदमात हैं वो स्पीडी नहीं चल सके और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकी, और फिर आप ये कहते हैं कि हम आपका भला करेंगे, आप अपने घर वालों का तो भला किया नहीं आपने। तो इस तरह की जो लोगों की सोचें होती हैं ये बड़ा मैटर करती हैं, और ये रिवाइवल जो है वो इस तरह एकदम से नहीं है कि जो बिलावल भुट्टो बाहर निकलेंगे और वो उनका रिवाइवल हो जाएगा।
उनको लॉन्च किया गया था पिछले इंतखाबात में भी, आपने उस वक्त भी सूरत हाल देख ली। तो अभी एक चीज है, अगर बख्तावर को जो है वो आसफा को, माफ कीजिएगा, बाहर निकाला जाए, और आसफा के अंदर बड़ा करंट है इस मामले में पॉलिटिकली, और वो पार्टी को जोड़ सकती हैं। तो वो उनमें ये है कि वो सलाहियत के अभी तो इसका हाल है कि एक टिकट है जी नून लीग का, कोई कहेगा जी मुझे नून लीग का टिकट मिल जाए, जो सबसे स्ट्रांग बंदा होगा, ज्यादा डिमांड शायद आज के दिन की बात कर रहा हूँ उनकी नजर आएगी। उसके अलावा तहरीक इंसाफ की, पंजाब की हद तक बात कर रहा हूँ, अगरचे जाहिर है तहरीक इंसाफ को इस पर गुस्सा आएगा, लेकिन फिलहाल ऐसे लग रहा है, या दोनों का चले 50-50 कर लें, तो पीपल्स पार्टी का टिकट लेने से तो बेहतर अभी भी होगा कि जी आज़ाद उम्मीदवार खड़ा हो जाए आदमी, ये तो हाल है। तो ये कब बदल सकता है? क्या आसफा भुट्टो का करिश्मा काम आ सकता है? बिलावल ने कोशिश कर ली, जरदारी साहब कहते हैं जी मैंने तो भी लाहौर में कदम ही रखा तो देखें क्या कमाल हो गया। इलेक्टेबल्स भी नहीं उनकी तरफ उस तरह से आना चाह रहे, बड़ा उन्होंने जोर लगाया है, और एक आम कारकुन के लिए तो अब इलेक्शन लड़ना ही नामुमकिन है, क्योंकि करोड़ों रुपया यहाँ पर लगता है। तो या तो पीपल्स पार्टी इतना पैसा यहाँ पर लगाने की कोशिश करेगी, इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ की तरफ से लग रहा है कि जी मुबैना तौर पर उन्होंने कोई ऐप बना ली है जिसमें ये हलफ लेते हैं और नज़र आ जाते हैं कि इस ID कार्ड पर इसको पैसे 2000 रुपया जा चुका है, नहीं जा चुका। तो ये टैक्टिक्स क्या काम आ सकते हैं? ये टैक्टिक्स बिल्कुल पंजाब में काम नहीं आते। ये एक हद तक छोटा मोटा ऐसा एरिया होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पे इस तरह का फैक्टर चलता है, कोई कच्ची बस्तियाँ या कोई और जगह होती है, लेकिन किसी आप कहें कि बड़ी किसी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये चीज़ चलती है या इन पैसों के ज़रिए से आप इंतखाब जीत सकते हैं, ये मुमकिन ही नहीं है। जितनी कोशिश उन्होंने की थी, 5000 से 10,000 वोट तो ज़रूर कर लिए उन्होंने अभी जो लाहौर का इलेक्शन हुआ था उसमें, लेकिन वो वाली सूरत हाल नहीं थी। आप खानेवाल का इलेक्शन देख लें कि एक साबिक वज़ीर आज़म, उसके 2 बेटे और बाकी पूरी पार्टी की पॉलिटिक्स जो है वो खानेवाल की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, सूबाई असम्बली, उसमें कितना जोर लगाया, सब कुछ हुआ वहाँ पे। अगर हम तो बलूचिस्तान में लोग आ सकते हैं, अब्दुल कादिर बलोच साहब आ रहे हैं, नून लीग के वफाकी वजीर थे, वजीर आला साबिक सनाउल्लाह ज़हरी साहब आ सकते हैं पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने। पंजाब में क्यों नहीं आ सकते, जबकि यहाँ भी उनके ताकतवर लोग हैं, जिस तरह आपने जिक्र किया यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म है, मखदूम अहमद महमूद है, वो भी इलेक्टेबल्स को नहीं ला पा रहे। खोसा साहब से बड़ी मुलाकातें वगैरह आई, मुझे लगता है उसका भी कुछ नहीं बना। बहुत सारे डिफरेंसेस यहाँ की जो सियासतदान हैं उनके अपनी जमात से हो गए थे और हैं, क्योंकि कभी फारूक एच नाइक साहब जो हैं वो उनको बहुत आगे किया गया, उसमें जो लीगल फर्टेनिटी थी वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हो गई। फिर जहांगीर बदर साहब काफ़ी एक्टिव थे, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, वो फौत हो गए। और इस तरह से जहाँ पे भी पार्टी स्ट्रक्चर है, मतलब फैसलाबाद डिवीजन में जो पार्टी स्ट्रक्चर था वो राजा रियाज बाकी लोग थे, अब तो उनको भी नाराजगी चल रही। अच्छा, आखिर में गुलाम साहब, आखिर में हमने बात करनी है चेयरमैन नैब की तैनाती की। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है इसमें कि नाम मुख्तलिफ सामने आते हैं, अखबारात में आ गया कि जनाब इतने नाम अपोजिशन की तरफ से हो गए, हुकूमत की तरफ से भी आ गया, अब दूसरी तरफ से डिनायल आता है, अपोजिशन भी कहती है, चाहे नून लीग है, कि जी नहीं हमने तो कोई नाम दिया ही नहीं अभी तक, कोई नहीं, ऐसे ही चल रहा है। कभी शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं जी एक नाम ठीक है, एक नाम गलत है, अभी फाइनल नहीं है। इधर से फवाद चौधरी साहब कह देते हैं कि जी ऐसे ही नाम चलाए जा रहे हैं, हमारी तरफ से भी कुछ नहीं है। हकीकत क्या है? क्या चेयरमैन नैब के लिए कौन इस वक्त स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है? कोई नाम बाकी कंसिडर किए जा रहे हैं? क्या हो रहा है? चेयरमैन नैब के लिए तो बातचीत इनकी हो रही है और अपोजिशन की जानिब से 3 नाम दे दिए गए हैं और अपोजिशन की जानिब से दे दिए गए हैं। ज़ाहिर है वो तो इनको नहीं देंगे, वो तो प्रेसिडेंट साहब को भिजवाएंगे, इन्होंने भी भेज दिए हैं। अब इसके ऊपर कंसल्टेशंस हो रही हैं, मियां शहबाज शरीफ जो हैं वो भी बातचीत कर रहे हैं और देखते हैं। अब ज़्यादातर तो 2 नाम जो हैं वो ज़्यादा सामने हैं। एक तो जिस तरह से हमने मेजर रिटायर्ड आज़म सलमान साहब, उनका नाम है। अच्छा। और दूसरा जो है एक जनरल साहब हैं रिटायर्ड, का नाम भी है। तो बात अब देखते हैं कि किस तरफ जाती है, लेकिन ये है कि इसके लिए मुशावरत जो है वो जारी है और मुशावरत में काफ़ी हद तक दोनों अपना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और मियां शहबाज शरीफ और साथ हुकूमत जो है वो आगे बढ़ चुकी है और बातचीत का सिलसिला इनका इस हवाले से जारी है और हो जाएगा वो
पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये इसी मशावरती अमल में ही शायद नाम जो है फाइनल हो जाए। अच्छा, इसमें जो नाम सामने अभी तक आ रहे हैं, जो मीडिया में डिस्कस हो रहे हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। आपने बिल्कुल जो नाम दिए हैं वो अपनी जगह। इनमें जनाब जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद खान साहब हैं, ये अपोजिशन की जानिब से जो नाम है। इनके अलावा नासिर महमूद खोसा साहब हैं, सलमान सदीक साहब हैं और जलील अब्बास जिलानी साहब हैं। हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है जी सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ वसीम खोकर, सेक्रेटरी मजहबी अमूर एजाज जाफ़र और विफाकी तहकीकाती एजेंसी यानी FIA के साबिक डायरेक्टर हैं जन इमलेश चौधरी, इनके नाम तजवीज़ किए जा रहे हैं। तो ये अब 4 नाम आगे जाने हैं। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं जी अभी कुछ फाइनल नहीं है लेकिन हो जाएगा चंद दिनों में। आपको भी ये लग रहा है कि इन्हीं में से कोई नाम, जिस तरह आपने भी लिया है मेजर सलमान साहब का, तो इन्हीं में से कोई नाम होगा? बिल्कुल, जो नाम जाहिर है कि किसी न किसी बाज का तो ये होता है कि ऐसे नाम दे दिए जाते हैं और सामने आते हैं जिनको मीडिया में डिस्कस हो जाए तो आपको पता है वो नाम शायद रह जाते हैं जी। तो ऐसी सूरत हाल भी बाज का हो जाती है। इनमें जितना भी अगर चेयरमैन नैब के हवाले से देखा जाए तो जलील अब्बास जिलानी साहब जो हैं वो अगर आप उनको देखें तो उनका तो सारा डिप्लोमेटिक कैरियर है। खोसा साहब का हम ये कह सकते हैं कि खोसा साहब जो हैं वो पुलिस सर्विस में रहे हैं और बड़े मंजे हुए जो हैं ब्यूरोक्रेट थे और चीज़ों को समझते भी हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि उनके नाम पे ये जस्टिस जो कॉन्ट्रसीज रही, अब एक तरफ है नैब की कारकर्दगी, नैब से पूछे होंगे जी बड़ी बेहतरीन रही। जस्टिस जावेद इकबाल साहब जो मौजूदा चेयरमैन है वो भी कहते हैं, हुकूमत का मतलब कहीं कहीं डिफेंड भी करते हैं, जब अपोजिशन तनकीद करे नजर आता है खुश भी नहीं। अपोजिशन तो बिल्कुल, वो तो कहते हैं नैब का इदारा ही बंद कर देना चाहिए, लेकिन फिलहाल वो नाम की तरफ भी जा रहे हैं कि अच्छा बंद तो नहीं होना, कोई नाम तो कम से कम तजवीज़ दिया जाए, इस पर आगे बढ़ा जाए। जो भी नया सरबरा आएगा, चेयरमैन आएगा नैब का, आपको लगता है उसके बाद कारकर्दगी में बेहतरी आएगी या ये कंट्रोवर्सीज जो हैं ख़त्म हो सकेंगी, या पहले कहा गया कि नैब के पास अब उतनी ताकत नहीं रही? क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप नए चेयरमैन की तैनाती से? देखिए, नैब के चेयरमैन कोई भी लगेंगे तो वो बस अपनी सीट के ऊपर बैठ के तनख्वाह लेंगे, आराम करेंगे और बस ये चेयरमैन नैब का स्टेटस एंजॉय करेंगे। जो नैब का असल, आप ये कह रहे हैं कि जो जहर होता है वो निचोड़ दिया गया है, वो ट्रुथलेस नैब है जो कि नैब ऑर्डिनेंस है। अगर आप उसको देख के आप चलेंगे आगे, जाहिर है जो भी आपका ज़ाब्ता कार होता है। अगर गुलाम साहब ये बात दुरुस्त है कि इसमें कोई अब ताकत नहीं रही नैब में, तो फिर अपोजिशन क्यों इससे खौफजदा होती है? कहती है कि नैब के साथ चल ही नहीं सकता, मुल्क नहीं चल सकता, मईशत नहीं चल सकती, मुल्क हुकूमत अपोजिशन कुछ भी नहीं। वो देखिए, पता क्या, उसमें पुरानी बातें अगर आप करेंगे ना तो बड़े बड़े नारे दावे थे। ये जिस बंदे का काम है उसी का होता है। मसलन खान साहब हर तकरीर में खड़े हो जाते थे, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। अब जब आपका वजीर आजम जो है वो इस तरह की बात करे तो फिर के नीचे काम करने वाले, गवर्नेंस करने वाले ब्यूरोक्रेट्स वो किस तरह से काम कर सकते हैं? वो नहीं काम कर पाएंगे। वज़ीर दाखिला जो सबसे रेलेवेंट आदमी है शेख रशीद साहब ने अभी वाज़े तौर पर कहा है कि हम नाकाम हो गए, लोगों ने वोट दिया था इमरान खान को करप्शन के खात्मे के लिए, लेकिन यहाँ माफिया की जड़ें इतनी मजबूत हैं, इतनी ताकतवर हैं कि हम कुछ नहीं कर सके। उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए। वो अगर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, यही एक रेलेवेंसी होती है किसी भी पॉलिटिशियन की कि वो बड़े अच्छे पराये में अपनी बात कर जाता है। इन्होंने बुनियादी तौर पे तो इल्ज़ाम लगा दिया है हुकूमत के ऊपर कि हम फेल हो गए हैं। वो आप किसी और को तो नहीं कह रहे। शेख रशीद साहब जो है वो एक तो अपनी अवाम के सामने सुरखरू हो रहे हैं, सर उनके अंडर ही तो सारा मामला है, सारे होंगे। तो और दूसरी बात यह है कि उन्होंने अपनी हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर, यानी कि उन्होंने अब हाथ उठा लिए हैं, बदएतमादी का इजहार कर दिया है कि अभी तो टाइम भी पड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि हम फेल हो गए हैं। तो ये इसका तो यही मतलब है कि शेख साहब जो हैं वो, उनको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो वो वज़ारत दाखिला में है, दूसरा उनके वैसे आप जानते हैं कि वो हाई कॉन्टेक्टेड आदमी हैं। तो ये तमाम चीज़ों में वो अगर देखते हैं तो उनको साफ नज़र आ रहा होगा कि आगे नौशा दीवार क्या लिखा हुआ है, किस तरफ हम जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो जिस तरह ये होता है कि नज़ा के आलम में बंदा हो तो सर, फिर ये अगर आप दुरुस्त है कि जी वो नहीं कर सके इस माफिया का खात्मा या करप्शन का खात्मा, तो फिर नैब का फिर क्या फ़ायदा? उस पर भी पैसे लगा रहे हैं आप, दीगर इदारों पर भी लगा रहे हैं, फिर ख़त्म ही कर दें, ये नारे ही ख़त्म कर दें
पाकिस्तान से इस चीज़ को निकाल ही दें ये महकमे, फिर ये क्या करें, एंटी करप्शन पुलिस, FIA, FBR, SCCP, कंपटीशन कमीशन, नैब, सारे इदारे जिनका काम करप्शन रोकना है, तो अगर वो रोक ही नहीं सके तो फिर क्या करना है इनका? देखिए, वॉच डॉग जो होते हैं उनका होना तो बहुत ज़रूरी है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके बगैर जो है वो मुल्क आगे बढ़े या चले। लेकिन इनके अपना जो इनका दायरा इख्तियार है, जो एम्पल है, उसके अंदर अंदर रह के इन्होंने काम करना होता है। और निस्बतन इसके कि मीडिया में नैब एहतसाब करे लोगों का, नैब को सिर्फ अपने इख्तियारात के अंदर हुए। सर वही इख्तियारात भी अब उसके कम हो गए हैं। नैब तो अब तो फलां चीज़ का इख्तियार नहीं है, किसको पकड़े किसको ना पकड़े। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हेडलाइंस का वक्त हो रहा है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला।